Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I am going to teach you the next marathon. ये next marathon है आपका, वो है related to Indus Valley Civilization. इसमें आपको दोनों पार्ट्स कवर हो जाएंगे, एक आर्ट एंड कल्चर, इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्ट एंड कल्चर, और दूसरा इसका एंशिएंट वाला पार्ट। मतलब आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो एक साथ ही पढ़नी पड़ती है, क्योंकि जब तक एंशिएंट समझ नहीं आएगा आर्ट एंड कल्चर आपको समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, इसको हम दोनों को कवर कर लेते हैं साथ में, लेकिन एमसीक्यूज़ के थ्रू डिटेल में हम करेंगे, एनालिसिस करेंगे। 50-60 क्वेश्चन हैं, उनको पकड़ के रखा है मैंने और एनालिसिस करेंगे। मतलब आपको फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन कभी लाइफ में नहीं पढ़नी, इस कंटेंट को आपको याद रखना, मेमोराइज करना है समझने के बाद। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज फॉर WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर कॉलेज एजुकेशन। कोई भी एप्लीकेशन ये PDF डाउनलोड करनी होगी, कोई भी कोर्स लेना होगा, वो आप WS Academy से ही आप ले सकते हो, फुल फ्लेज्ड कोर्स। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये आप यहाँ पर देख सकते हो, इसी को हम एक एक करके हम करेंगे सारे क्वेश्चंस को। टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट क्यों लगेगा टाइम? क्योंकि मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन ही नहीं सिखाऊंगा, मैं कॉन्सेप्ट से बताऊंगा थ्रू क्वेश्चंस। ह्यूमन सोसाइटी इज़ यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन। ह्यूमन सोसाइटी होती है यूनिक, ठीक है। क्यों होती है यूनिक? क्योंकि ये मेनली किस पे डिपेंड होती है? इन सोसाइटी की इकोनॉमी जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, क्योंकि एक सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड रहती है। तो ह्यूमन सोसाइटी मेनली डिपेंड्स ऑन इकोनॉमी। एज इकोनॉमी चेंजेस, जो ही इकोनॉमी चेंज होती है ह्यूमन सोसाइटी उसी हिसाब से चेंज होती जा रही है। अगर इकोनॉमी बढ़ जाएगी तो लोग क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी जो है चेंज हो जाता है, सोसाइटी भी चेंज होती जा रही है, ठीक है। समझ आ रही बात? आगे चलते हैं। ये एक बेसिक क्वेश्चन था बट समझना था, आया था क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द हरप्पन सिविलाइजेशन। यहाँ पर जो दिया गया है, कौन सा ऑप्शन है जो हरप्पन सिविलाइजेशन के साथ रिलेट है? आपको पता है हरप्पन सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आपको याद रखना है। सुमेरियन सिविलाइजेशन अलग हैं, इजिप्टियन जो सिविलाइजेशन अलग हैं, और मीज़ोपोटामिया सिविलाइजेशन अलग है, वैदिक सिविलाइजेशन अलग है। तो ये हम इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज हरप्पन सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि पहली साइट हमें मिली जो है हरप्पा में देखने को मिली है। हरप्पा इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो बहुत सारी सिविलाइजेशन हैं, बहुत सारी साइट्स जो इंडस वैली में फाइंड आउट की गई, उसमें से एक साइट जो थी वो हरप्पा साइट थी। सिंस द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज ऑब्टेन फ्रॉम हरप्पा, जो पहली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिली हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो कहाँ से मिली है? वो हरप्पा सिटी से मिली है। तो और इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हरप्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, या हरप्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। along with ancient Egypt and Mesopotamia, जो अगर हम बात करेंगे एंशिएंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया की, इट वाज वन ऑफ द 3 एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। दैट मीन्स हरप्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोला जाता है। ये एक टॉप 3 सिविलाइजेशन पूरे वर्ल्ड के, उसमें से हमें देखने को मिलता है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, हरप्पन सिविलाइजेशन जो है ये मेसोपोटामिया और इजिप्ट सिविलाइजेशन से बड़ी सिविलाइजेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? हरप्पन में क्लियर हो रही चीज़ें। इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन, इंडस वैली सिविलाइजेशन किस एज में एग्जिस्ट हुआ है? एक होता है हिस्टोरिक, एक होता है हिस्टोरिक, जो सपोज अभी हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले जो चल रहा था उसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक, और बाद में जो चलेगा उसको बोलते हैं हम पोस्ट हिस्टोरिक। ना तो ये हिस्टोरिक था, ना तो ये प्री था, ना तो ये पोस्ट था, इसको हम प्रोटो हिस्टोरिक एज से ये एग्जिस्ट हुआ है। तो दैट मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन कब एग्जिस्ट हुआ था? आपको बोलना है प्री हिस्टोरिक एज से। अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को हम आगे एलॉबरेट करेंगे, मसला क्या है ये, मतलब असली क्या मतलब है इसका। हिस्टोरिकल पीरियड इज डिटरमाइंड विथ रेस्पेक्ट टू द अवेलेबल रिटन लिटरेचर। हिस्टोरिकल पीरियड को कैसे डिटरमाइन किया जाता है? मतलब एक आपने कोई साइट फाइंड आउट की है, वो किस एज की है, वो एक रिटन लिटरेचर से पता चलता है। अगर कुछ रिटन लिटरेचर होता है उससे पता चलता है कि हाँ ये इस टाइम पीरियड का है। द पीरियड बिफोर विच नॉलेज ऑफ एन आर्ट ऑफ राइटिंग वाज नॉट अवेलेबल इज कॉल्ड एज हिस्टोरिकल एज। वो टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड से पहले हमें नॉलेज के बारे में पता नहीं था, आर्ट ऑफ राइटिंग नहीं था हमारे पास, इसको बोलते हैं हिस्टोरिक एज। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज प्रोटो हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन।
although writing was known, writing पता थी इनको during this period, but it is still not deciphered. अभी भी हमें ये पता नहीं चल रहा है कि ये क्या, इसको डिसिफर किस तरीके से करना है, कंप्लीट पता नहीं है हमें, बट ये है कि हमारे पास राइटिंग्स हैं इस एज की, इस सिविलाइजेशन की हमारे पास राइटिंग्स अवेलेबल है, बट डिसिफर हम नहीं कर पा रहे हैं। आया समझ? इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज से बिलोंग कर रहे थे। नेक्स्ट अगर देखा जाएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन। ये आर्यन से डिफरेंट थे, आप बोल सकते हो ये नॉन आर्यंस थे। मतलब आप बोलो एक होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आएगा आर्यंस की हम बात करेंगे, लेकिन ये आर्यंस नहीं थे। क्यों नहीं थे आर्यन? इनको नॉन आर्यंस बोला जाता है क्योंकि इनके पास क्या था, इनके पास एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, अर्बन सिटीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि हमें नॉन आर्यंस में देखने को नहीं मिलेगा। इनको नॉन आर्यंस इसलिए कहा जाता है, ठीक है। इनका अपना स्क्रिप्ट, एग्रीकल्चर, इनके पास एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, दैट मीन्स वो आर्यंस के पास भी थी, ठीक है। इसके पास जो है ओन स्क्रिप्ट था, आर्यंस के पास भी था, लेकिन जो अर्बन सिविलाइजेशन जो था ये इनके पास देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन अर्लीस्ट नोन अर्बन सिविलाइजेशन, ये सबसे पहली अर्बन सिविलाइजेशन हमें देखने को मिल रही है अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। लेकिन आर्यन सिविलाइजेशन जो है ये एक रूरल सिविलाइजेशन थी, याद रखना, रूरल एरिया और अर्बन एरिया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर टाउन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिल रहा है। द इम्पॉर्टेंट रीज़न टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन, क्या रीज़न है कि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को पहले रखा और फिर हमने आर्यन सिविलाइजेशन को रखा? क्यों ऐसा हुआ है? आप बोलोगे सर दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ जो पोट्रीज हमारे पास होती है वो उसके बेसिस पे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या किया है, पहले रखा है, आर्यंस को बाद में रखा है। द नो नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट एंड टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज मोर डेवलप्ड देन दैट ऑफ द प्री आर्यंस। आर्यंस जो थे, जो प्री आर्यंस थे और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्क्रिप्ट के बारे में और टाउन प्लानिंग जो थी वो ज़्यादा डेवलप्ड थी एज़ कम्पेयर टू प्री आर्यन से। बात समझ आ रही है? तो इनके पास डेवलपमेंट अच्छी खासी थी टाउन प्लानिंग के रिलेटेड। डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल पीसेस ऑफ एविडेंस ऑफ पोट्री हैज़ बीन फाउंड इन द अर्ली सेटलमेंट्स ऑफ द मेहरगढ़ फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरा एविडेंस आर्कियोलॉजिकल पीसेस से हमें ये एविडेंस मिला कि जो पोट्रीज जो थी उनको हमें देखने को मिल रहा है कहाँ पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेहरगढ़, ये जो साइट थी वहाँ पर। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि पोट्रीज को कहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया, आपको बोलना है मेहरगढ़ में इन पोट्रीज को आइडेंटिफाई किया गया है। पोट्री फाउंड, पोट्री का मतलब क्या होता है, ये मिट्टी के बर्तन होते हैं और उनको फिर क्या किया जाता है, उनको आग पे रखा जाता है और फिर इन पोट्रीज को बनाया जाता है, ठीक है, आग के ऊपर रखा जाता है बैक करने के लिए। पोट्री फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन प्रूव्स दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन। जो हमने पोट्रीज मिली हैं, जब हमने इसको इससे हमें इन पोट्री के एक्सकवेशन से हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो पहले ही एग्जिस्ट हो चुकी थी, उसके बाद आर्यंस हमें देखने को मिल रहा है, मतलब आर्यंस इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में देखने को मिलता है। रेड पोट्री पेंटेड विद ब्लैक फिगर्स वायर द स्पेशलिस्ट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। जैसे इनके पास ये पोट्री होती थी, इसका कलर जो होता था वो रेड कलर होता था और कुछ डायग्राम्स भी बनाए जाते, फिगर्स का मतलब कुछ लिखा होगा, यहाँ पर कोई भी शेप बनाए होगी, रेक्टेंगल की, सर्कल का बनाया होगा, ट्रायंगल का बनाया, कुछ भी बनाया होगा जिसको हम ब्लैक फिगर्स होते हैं। लेकिन एक्चुअली ये पोट्री जो थी ये रेड कलर की पोट्री थी, ये रेड कलर की पोट्री हमें देखने को मिल रही थी। मेरी बात समझ आ रही है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी गया बहुत सारे एग्जाम्स में। आगे आप देखोगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पोट्री थी उसका कलर आप बताओ, आपको लगता है सर रेड पोट्रीज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। वायर एज ग्रे पेंटेड पोट्रीज इन आर्यंस में हमें ग्रे कलर, और डायरेक्टली क्वेश्चन आपका बनेगा विच द फॉलोइंग इज ट्रू। आर्यंस के पास जो थे पोट्रीज थी, यस सर पोट्रीज थी। आपको पूछा जाएगा जो आपके पास आर्यंस थे क्या उनके पास पोट्रीज थी, आप बोलेगा आर्यंस के पास भी पोट्रीज थी, याद रखना। लेकिन रेड कलर की पोट्रीज किनके पास थी, आपको बोलना है इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास, और आपके पास जो है ग्रे कलर की पोट्रीज किनके पास थी, ये आर्यंस के पास। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, आपको फिर थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं किसी भी बुक से, क्योंकि यहाँ पर मैं सारी कहानी आपको बता रहा हूँ। इंडस वैली कल्चर वाज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली कल्चर जो था ये सारा क्या है, ये एक्चुअली यहाँ पर दोनों का कल्चर, किसका कल्चर, इंडस वैली कल्चर और वैदिक सिविलाइजेशन दोनों का कंपैरिजन पे अभी चल रहा है। मतलब जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हो आपको वैदिक को भी रिलेट करना पड़ेगा इंडस वैली से, सो दैट आपको ईजीली याद भी रहेगा और आप डिफ्रेंशिएट भी कर पाओगे, हाँ किस तरीके से जो इंडियन कल्चर इवॉल्व हो चुका था, ठीक है। क्वेश्चन कभी बन सकता है।
ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड सो ऑन। तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन को रिलेट करना पड़ेगा वैदिक के साथ। अब यहाँ पर देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसको डिफरेंट माना जाता है वैदिक सिविलाइजेशन से। रीज़न क्या है आपको बोलना, इट हैड एम्यूनिटीज़ ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में अर्बन लाइफ चल रही थी, अर्बन लाइफ स्टाइल था, दैट मीन सिटी डेवलप हो गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इट हैज़ ए पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, इनके पास जो स्क्रिप्ट था पिक्चर के फॉर्म में था। इट लैक्ड नॉलेज ऑफ आयरन, इनके पास इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास आयरन की नॉलेज नहीं थी, और डिफेंस एरोज इनके पास नहीं थे। उसके बाद ऑल ऑफ द अबव, क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बनेगा। अब देखो ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन, ये भी आप क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में वेल डेवलप्ड सिटी थी, आप बोलोगे बिल्कुल वेल डेवलप्ड सिटी थी। क्या स्क्रिप्ट देखने को मिल रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप बोलोगे यस सर, पिक्टोग्राफिक में, पिक्चर्स के फॉर्म में। क्वेश्चन बनेगा आपको कि क्या इनके पास आयरन के बारे में नॉलेज, मेटल्स के बारे में नॉलेज, आप बोलोगे सर मेटल्स के नॉलेज थी, इनके पास ब्रॉन्ज था, इनके पास उनके बारे में नॉलेज थी, गोल्ड था, कॉपर था, लेकिन आयरन के बारे में इनको कोई नॉलेज नहीं थी। तो आयरन हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को नहीं मिला। और डिफेंस एरोज, एरो भी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला इंडस वैली सिविलाइजेशन में। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपको, आया समझ, ये क्लियर हो गया, ये सारी कहानी यहाँ पर है। जो कल्चर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो डिफरेंट है वैदिक कल्चर से बहुत सारे तरीक़ों से, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, सिटीज़ टाउन्स यहाँ पर थे। वैदिक जो था ये रूरल थे, जैसे विलेजेस होते हैं। स्क्रिप्ट जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी वो डिपिक्टिव एक्सप्रेशंस थे, पिक्टोरियल जनरली आप बोल सकते हो। जो लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, ये आयरन के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन वैदिक सिविलाइजेशन के लोग आयरन वेपन्स के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन थी, जान पहचान थी उनको इसके बारे में। आया समझ, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो यहाँ पर, मैच लिस्ट फर्स्ट, आपको मैच लिस्ट फर्स्ट करना है किसके साथ, लिस्ट सेकंड के साथ, और फिर बोलना है कौन सा ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, पास्टोरल, लेटर वैदिक सोसाइटी, ऋग्वैदिक सोसाइटी और मिडवल पीरियड, ये दिया गया है, अलग अलग सिविलाइजेशन आपको दी गई है। और यहाँ पर आपको ये दिया गया है, आपको यहाँ पर बोला गया है कि क्या क्या किस में क्या देखने को मिल रहा था, ये हमें यहाँ पर पता करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप स्क्रीन के ऊपर ही आप देखो, हम इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, क्या ये रूरल थे, आप बोलोगे सर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो अर्बन सिविलाइजेशन, आप बोल सकते हो। मेरी बात समझ आ रही, क्लियर हो गया। फिर पूछा जाएगा आपको मिडवल पीरियड में क्या था, लैंड लॉर्डिज्म था, पास्टोरल था या एग्रेरियन सोसाइटी थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। फिर लेटर वैदिक पीरियड, दैट मीन्स एक तो ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक। वैदिक पीरियड को इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक होता है ऋग्वैदिक, दूसरा होता है लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड को ही ऋग्वैदिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। ये कौन सी सोसाइटी थी आपको ये बताना है। यहाँ पर आपका जो आंसर है इसका वो है आपका आंसर डी, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले आपको क्या है, अर्बन सिविलाइजेशन, ये पहले ही पता चला। लेटर वैदिक पीरियड में पहले ऋग्वैदिक को पकड़ेंगे। ऋग्वैदिक का मतलब जब हम वैदिक एज पढ़ते हैं, वैदिक एज में हमें पहले ऋग्वैदिक पढ़ना पड़ता है जिसको अर्ली वैदिक पीरियड, फिर लेटर वैदिक पीरियड। मैंने पहले बोला था ना, आर्ट एंड कल्चर को हिस्ट्री के साथ कंबाइन है, जब तक नहीं करोगे आपको नहीं आएगा समझ कि क्या है ये लेटर वैदिक पीरियड और क्या है ऋग्वैदिक पीरियड। उसके बाद मिडवल पीरियड तो आपको पता ही है, मिडवल वाला पार्ट। ठीक है, तो जनरली इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन है, यहाँ पर अर्बन सिटीज टाउन्स देखने को मिलेगा। ऋग्वैदिक पीरियड में पास्टोरल, ये पास्चर्स पे डिपेंड थे। उसके बाद आगे जो है लेटर वैदिक पीरियड में हमें एग्रीकल्चर के रिलेटेड सोसाइटी देखने को मिली। फिर मिडवल पीरियड में लैंड लॉर्डिज्म था, आपने पढ़ा होगा, लैंड लॉर्ड्स जो थे वो मिडवल पीरियड से अराइज हो गए थे। द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हरप्पन सिविलाइजेशन इज, जो सोर्स ऑफ नॉलेज हमारे पास है हरप्पन सिविलाइजेशन, क्या हमें रॉक एडिक्ट्स से इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या राइटिंग्स इन टेराकोटा सील्स, जो टेराकोटा सील्स थे उनके ऊपर राइटिंग्स थे, क्या आर्कियोलॉजिकल एक्सकवीशन से हमें इंफॉर्मेशन पता चलती है। अगर आपको याद होगा, आपको पढ़ा होगा कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकवीशन से ही सारी इंफॉर्मेशन हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिल रही है, जो अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। जो फर्स्ट आर्टिफैक्ट अनकवर्ड इन हरप्पा वाज ए यूनिक स्टोन सील, पहला आर्टिफैक्ट जिसको आइडेंटिफाई किया गया हरप्पन सिविलाइजेशन में वो थी सील, लेकिन सील जो थी वो स्टोन की सील थी, याद रखना स्टोन की सील थी, मेटल की नहीं थी, मैं याद रखना स्टोन वाली सील को आइडेंटिफाई किया गया था। विद ए यूनिकॉर्न एंड एन इंस्क्रिप्शन, यूनिकॉर्न का मतलब होता है ऐसी सील, ये एक सील मैंने बनाई, वहाँ पर एक एनिमल आप बोलोगे जिसका नाम है यूनिकॉर्न को आइडेंटिफाई किया, ये एनिमल था यूनिकॉर्न, और यहाँ पर इंस्क्रिप्शन लिखा गया था, कुछ ना कुछ लिखा गया था। ऐसी सील्स हमें देखने को मिल रही थी। Similar seals with different animal symbols and writings have been found throughout the region. ऐसी सिमिलर सील्स हमें देखने को मिलती है कहाँ पर, जहाँ पर हमें सिमिलर सील्स थी लेकिन एनिमल्स डिफरेंट थे, कभी लाइन, कभी आप
टाइगर को देखोगे, कभी आप और कुछ देखोगे। तो लेकिन ऐसे ऐसी सील्स हमें देखने को मिल रही थी जहाँ पर हमें यूनिकॉर्न भी था, जहाँ पर लायन भी था, जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब ये भी हमें इस रीजन में इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिल रहा था। ऑल्दो द राइटिंग्स हैड नॉट येट बिन डेसिफर्ड, जो भी इनकी राइटिंग्स थी इसको अभी तक हमने डेसिफर नहीं किया है। एविडेंस फाउंड ड्यूरिंग द अर्ली आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन इज़ द मेजर सोर्स, और जो हमने स्टार्टिंग में जो हमें आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस की हैं वहाँ से जो भी एविडेंसेस मिले हैं वही हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हड़प्पा के कल्चर के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑन हड़प्पन कल्चर, किसकी वजह से हमें हड़प्पन कल्चर के बारे में पता चल रहा है, हमने हड़प्पन कल्चर के बारे में जानना शुरू किया। दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस की वजह से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको रिटेन करना पड़ेगा, इस तरीके से क्वेश्चंस को माइंड में रखना है। एग्जाम में क्वेश्चंस इजी पूछे जाते, टफ नहीं होते हैं। डिपेंड सिर्फ इतना ही करना है कि जो आप पढ़ रहे हो क्या आपको वो समझ आ रहा है कि क्या है या क्या नहीं है। हिस्टोरिकल पीरियड इज डिटरमाइंड विथ रेस्पेक्ट टू द अवेलेबल रिटन लिटरेचर। हिस्टोरिकल पीरियड को कैसे डिटरमाइन किया जाता है? हिस्टोरिक पीरियड को इस तरीके से पता चलता है जब अगर हमारे पास क्या होता है, कुछ रिटन लिटरेचर हो, उसी लिटरेचर के बारे में हम बताएंगे ना कि ये आज का टाइम है, ये पुराना टाइम है, पहला वाला टाइम है, ये मिडल वाला टाइम है, वो हमें लिटरेचर से ही पता चलता है। द पीरियड बिफोर विच नॉलेज ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग इज नॉट अवेलेबल इज कॉल्ड एज अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। वो पीरियड, ठीक है, द पीरियड बिफोर विच नॉलेज ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग वाज, जब हमें नॉलेज नहीं थी, आर्ट ऑफ राइटिंग हमारे पास नहीं था, ठीक है, हम लिख नहीं पा रहे थे, वो हिस्टोरिक पीरियड था। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज प्रोटो हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। मुझे एक्चुअली यहाँ आना था, ठीक है, एक सेकंड, मुझे एक्चुअली यहाँ आना था, ये ज़्यादा ऊपर हो गया, मुझे एक्चुअली यहाँ आना था। हाँ, मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द डिस्कवरी ऑफ, जो मेन सोर्स ऑफ नॉलेज है इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें जो देखने को मिल रहे हैं वो क्या है, वो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ है, वो जनरली हमारे पास सील्स हैं। देखो, हमें यूटेंसिल्स भी देखने को मिलेगा, हमें वेपन्स भी, हमें टूल्स भी, हमें ज्वेलरी भी, हमें स्क्रिप्ट्स भी देखने को मिलेगा। लेकिन मेन सोर्स ऑफ नॉलेज दैट मीन्स जब हम सील्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, सील्स को एज एन एमुलेट के इस्तेमाल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, सील्स को एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज, क्योंकि जब हम सील्स को देखते थे यहाँ पर पाई का सिंबल भी देखने को मिलता था, फाई का सिंबल भी हमें देखने को मिलता था, फाई का सिंबल भी देखने को मिलता था। ठीक है, तो ऐसे सिंबल से हमें पता चलता था ये सोर्स ऑफ नॉलेज जो था वो सील से हमें पता चलता। इनके इकोनॉमी के बारे में सील से ही हमें पता चल रहा था। द साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एक्सक्वेटेड इन 1920, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट जो है इसको आइडेंटिफाई कब किया गया, एक्सक्वेट कब किया गया, 1920 में। उस टाइम इंडिया में क्या चल रहा था? आप बोलोगे सर उस टाइम इंडिया में एक चीज़ चल रही थी, नॉन कॉपरेशन यानी खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। And the objects such as tools, weapons, ornaments of archaeological and historical interest were found there। और हमें tools भी मिलते थे, weapons भी मिलते थे, ornaments भी मिलते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें इस जगह पर देखने को मिल रहा था। बट द मेन सोर्स टू नो अबाउट दिस सिविलाइजेशन इस, लेकिन मेन सोर्स जिससे हम इस सिविलाइजेशन के बारे में जान चुके थे वो थी सील्स। देयर वर मोर देन 3000 सील्स फाउंड, दैट इन सील्स हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन देखने को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ऑरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऑरिजिन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। आप देखो किन किन लोगों का नाम यहाँ पर है, आप देखो एम रफ़ीक मुगल है, ई जे मैके है, ठीक है, मोर टाइमर व्हीलर हैं और अमालंदा डांडा गोश है। तो ये हमारे पास कुछ नाम हैं और इनके साथ कुछ सिविलाइजेशंस को यहाँ पर सामने रखा गया है। जब हम इसका ये देखेंगे यहाँ से हमें पता चलता है इसका आंसर जो है दैट इज़ ए। तो यहाँ पर ए जो है करेक्ट नहीं है, बाकी हमारे पास ये तीनों के तीन करेक्ट है। ये भी करेक्ट है, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम समरी हम आगे एक पढ़ेंगे सो दैट आपको इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। जैसे कि अबाउट द ऑरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो ऑरिजिन हुआ है उसकी जो शुरुआत हमें देखने को मिल रही थी, बहुत सारे स्कॉलर्स ने डिफरेंट आइडियाज़ दिए, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू बताए। एक स्कॉलर था E.J.H. मैके हैज़ कंसिडर्ड दैट द ऑरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ पीपल। इसने बोला हड़प्पन सिविलाइजेशन का ऑरिजिन जो है वो किसकी वजह से हुआ, लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया। कहाँ से? वहाँ वो आए थे साउदर्न मेसोपोटामिया से। तो मेसोपोटामिया से लोग आ गए और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर इंडस वैली में हमें ये सिविलाइजेशन इसलिए देखने को मिल रही थी। दैट इज़ फ्राम सुमेर से। सुमेर साउदर्न
मेसोपोटामिया से लोग आ गए, उन्होंने माइग्रेट किया और हमें इंडस वैली हड़प्पन सिविलाइजेशन का ओरिजिन देखने को मिलता है। ये एक स्कॉलर था, उस स्कॉलर के बेसिस पे ये हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। वाइल हिस्टोरियन D.H. Gordon and Mortimer Wheeler considered that Harappan civilization was the result of migration of idea of civilization from West India, जो वेस्ट एशिया में जो सिविलाइजेशन चल रही थी उसी का एक आइडिया था और वो हमें माइग्रेशन के तौर पे हमें मिला कहाँ पर, इंडस वैली में देखने को मिल रहा है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट अमालनंदा घोष, ठीक है, इसको अमालनंदा घोष जो है, अमालनंदा घोष कंसिडर्ड दैट प्री हरप्पन कल्चर मैच्योर्ड इनटू हरप्पन सिविलाइजेशन, जो पहले हरप्पन कल्चर जो था, प्री का मतलब हरप्पन से पहले, दैट जिसको प्री हरप्पन कल्चर, वही फिर कन्वर्ट हो गया और बना हमारे पास हरप्पन सिविलाइजेशन। ये एक सिविलाइजेशन बन गई है हरप्पन का कल्चर। M.F. Rafiq Mughal considered that the development of Harappan civilization occurred in the region of रिवर एट हरप्पा, रावी रिवर एट हरप्पा। और इसने क्या बोला है, रफ़ीक मुगल ने बोला है जो हरप्पन सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट जो हुई है वो किस रीजन में हमें देखने को मिल रही है, वो रिवर रावी जो है हरप्पा के थ्रू जो पास हो रही है वहाँ पर हमें इसका ओरिजिन हमें देखने को मिल रहा है। मतलब ये बोल रहा है कि उनका ओरिजिन उसी जगह पर हुआ है जहाँ पर वो रिवर रावी देखने को मिलता है। He refutes the old belief that Harappan civilization was inspired by Mesopotamian civilization। और इस चीज़ को ये नहीं मानता है कि हरप्पन सिविलाइजेशन जो है वो इंस्पायर हो चुकी थी मेसोपोटामिया, जो ऊपर वाले स्कॉलर्स बोल रहे थे। तो दैट इसका ओरिजिन और जब हरप्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है ना, इनके बारे में हमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमें स्कॉलर्स के थ्रू मिलता है कि कोई बोलता है इसका डिक्लाइन जो है फ्लड्स की वजह से, कोई बोलता है कि वेस्ट एशिया से आ गए तो उसकी वजह से इन्वेजन हो गया, कोई बोलता है आर्यन इन्वेजन। इस तरीके से जो है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हमें देखने को मिलते हैं इनके ओरिजिन के बारे में भी और इनके डिक्लाइन के बारे में भी। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो अर्ली एविडेंस सिल्वर कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, सिल्वर का इस्तेमाल कहाँ पर यूज़ हो रहा था, पहली एविडेंस जो हमें मिली थी अर्लीस्ट एविडेंस वो हरप्पन में हमें देखने को मिल रहे हैं। अब दैट अगर आपको क्वेश्चन बनेगा कि हरप्पन सिविलाइजेशन में सिल्वर का इस्तेमाल हो रहा था, कोई एविडेंस थे, आपको बोला बिल्कुल सर हरप्पन सिविलाइजेशन में सिल्वर का हमें देखने को मिल रहा था। कॉपर था, यस सर कॉपर भी था, मैं आगे बताऊँगा आपको। हरप्पन वायर नून टू सिल्वर, वो उनको पता, उनको वो इस्तेमाल करते थे सिल्वर को। द एविडेंस ऑफ इट इज़ प्रॉपर यूज़ हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम द मौजूदार हरप्पा। ये एविडेंस हमें कहाँ से मिली है, मौजूदारों से भी सिल्वर हमें देखने को मिला। और हरप्पा ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या है, दो सिटीज़ है, दो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, एक मौजूदारो और हरप्पा। These people used to get silver from mines of Zawar and Ajmer in राजस्थान। ये सिल्वर इनको कहाँ से मिल रहा था, दो इंपॉर्टेंट माइंस थी, एक था जावर माइंस और दूसरा अजमेर में माइंस जो राजस्थान में है। अदर सोर्स ऑफ सिल्वर वायर अफगानिस्तान, दूसरे सोर्स ऑफ सिल्वर इनको कहाँ से मिल रहा था, अफगानिस्तान और ईरान फॉर हरप्पन एंड मौजूदारो। तो दूसरे अदर बाकी सोर्सेज भी थे सिल्वर के जो अफगानिस्तान से मिल रहा था और ईरान से मिल रहा था फॉर हरप्पा और मौजूदारो को। आया समझ, मतलब ओवरऑल नटशल में यही रखना है याद कि हमें हरप्पन सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिल्वर की एविडेंस देखने को मिली। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ कम फ्रॉम, जो पहली एविडेंस मिली हमें कि एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता था, ठीक है, और एग्रीकल्चर के बारे में कि ये जो हैं एग्रीकल्चर का भी इस्तेमाल, मतलब एग्रीकल्चर भी करते थे, खेती बाड़ी जिसको आप बोलते खेती बाड़ी करते थे, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते, जैसे आज का लोग डोमेस्टिकेट करते हैं एनिमल्स को, खेती बाड़ी करते। इसकी पहली एविडेंस हमें कहाँ से मिली, आपको बोलना है सर इसकी पहली एविडेंस हमें मिली है कहाँ से, ये ऑप्शन बोल रहा है डी, दैट इज़ मेहरगढ़ से हमें देखने को मिला। अब एक एक करके हम देखेंगे इस इंफॉर्मेशन को सो दैट आपके माइंड में ये परमानेंटली बैठ जाए। मेहरगढ़ इज़ ए नियोलिथिक साइट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। मेहरगढ़ कौन सी साइट है, नियोलिथिक साइट कौन कौन सी साइट है, आपको बोलना है ये हैं, ठीक है, नियोलिथिक साइट। लोकेटेड नियर बोलान पास ऑन कराची प्लेन्स ऑफ बलोचिस्तान पाकिस्तान, ये बलोचिस्तान वाले पार्ट में देखने को मिलता है मेहरगढ़। टू द वेस्ट ऑफ द इंडस वैली रिवर, इंडस वैली रिवर के वेस्ट में। मेहरगढ़ इज नाउ सीन एज ए प्रिकर्सर टू इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्प्लेइंग द होल सीक्वेंस फ्रॉम द अर्लीस्ट सेटलमेंट एंड द स्टार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। तो मेहरगढ़ से हमें ये पता चलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था यहाँ से, और उसके बाद टू द मैच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन। मेहरगढ़ इज वन ऑफ द अर्लीस्ट साइट्स, इनको अर्लीस्ट साइट्स के नाम से जाना जाता था, विद पीसेज ऑफ एविडेंस ऑफ फार्मिंग, जहाँ से हमें ऐसी भी एविडेंस देखने को मिल रहे हैं जहाँ से हमें ये पता चलता है ये फार्मिंग कर रहे थे, एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर रहे थे। और हर्डिंग इन साउथ एशिया, हर्डिंग का मतलब जो इनके शीप स्वीप्स होते थे उसका भी इस्तेमाल ये करते थे यहाँ पर, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर फार्मिंग का इस्तेमाल। और यहाँ पर जो है हमें क्या देखने को मिल रहा था, और हमें देखने को मिल रहा था एग्रीकल्चर, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो इसीलिए हर्डिंग मैंने आपको बोला था, एनिमल्स थे इनके पास। विच कलर वॉज कॉमनली यूज्ड इन हरप्पन पोट्री, मैंने आपको पहले बोला था, मैंने बोला था ऊपर आपको जब मैं एनालिसिस दिखा रहा था क्वेश्चन एक, मैंने बोला था ये इतना याद रखना है कि हरप्पा में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उनकी जो पोट्रीज थी जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, फिर उसको आग में डाला जाता था, वो तैयार होते थे, और दैट मीन्स उसका कलर कैसा था, आपको बोला ये रेड पोट्रीज थी, और उनके ऊपर फिगर्स बनाए जाते थे, वो ब्लैक कलर के फिगर्स, ब्लैक कलर थी, ब्लैक कलर की थी, लेकिन जो पोट्री का पूरा कलर जो था वो रेड कलर का था। और अगर आर्यन्स की बात करोगे वहाँ पर ग्रे कलर हमें देखने को मिले, ब्लू नहीं, सिर्फ ग्रे कलर ही, यही यहाँ पर हमें इसको रिलेट करना है, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन जब आप 50-60 क्वेश्चंस करोगे ना, आपको हरप्पन सिविलाइजेशन लाइफ में पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। द हरप्पन पोट्री इज ब्राइट, हरप्पन पोट्री जो थी ब्राइट थी, अच्छी कलर की थी। डार्क रेड, अब आप ये नहीं बोलना कि ब्लैक था, नहीं, डार्क रेड, रेड कलर का लेकिन डार्क वाला वर्जन आप बोल सकते हो, डार्क रेड एंड यूनिफॉर्मली स्टडी एंड वेल बेक्ड। वेल बेक्ड का मतलब आग में डाला होता है, जैसे हम कोई ईंट होती है हमारे पास, ब्रिक होती है, वो कच्ची ब्रिक होती है जो मिट्टी से बनाया जाता है, फिर उसको किस में डालते हैं, आग में डालते हैं, जिसको भट्ठा होता है, जिसको भट्ठा बोलते हैं, क्लिन में डालते हैं, वहाँ से वो तैयार होते हैं, वो रेड कलर की बन जाती है। वो इसी तरीके से इन पोट्रीज को भी डाला जाता था। इट कंसिस्ट ऑफ व्हील मेड वेयर्स, इनके पास जो थे ऐसे चीज़ें थी उनके पास जो व्हील से, जैसे हम ये रखते हैं ना, व्हील रखते हैं, फिर वो बर्तन कुछ इस तरीके से रखते हैं, उसके साथ साथ वो उसको शेप देता है, तो व्हील मेड वेयर्स थे इनके पास। इनके पास कहते हैं बोथ प्लेन एंड पेंटेड, प्लेन पोट्रीज भी थी और पेंट करके भी इनके पास पोट्रीज थी। द प्लेन वेयर्स इज यूजुअली ऑफ रेड क्ले, प्लेन पोट्री जो थी इसका कलर जो था वो रेड कलर था, रेड क्ले का था, इसलिए वो रेड कलर के थे। विदाउट फाइन रेड स्लिप, द पेंटेड पोट्री वाज ऑफ रेड, तो पेंटेड पोट्री जो थी उसका रेड कलर था, एंड ब्लैक कलर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। पेंटेड पोट्रीज में देखो, पेंटेड पोट्री, पेंट तो ये रेड से भी करते थे और ब्लैक से भी करते थे, लेकिन जो प्लेन जो थी वो रेड कलर की ही देखने को, क्योंकि वो रेड क्ले हमें देखने को मिलता है। तो जनरली आपको सिर्फ इतना याद रखना है, यहाँ पर रेड, यहाँ पर ब्लैक नहीं है, बट रेड ही आपको याद रखना पड़ेगा, बस ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। सिवरल मेथड्स वर यूज्ड बाय पीपल फॉर डेकोरेशन ऑफ पोट्री, बहुत सारे मेथड्स लोग इस्तेमाल करते थे पोट्रीज को डेकोरेट करना। जैसे कि मैं एक पोट्री बनाऊंगा कुछ इस तरीके से, ये एक पोट्री मैंने बनाई है, फिर कुछ डेकोरेशन करते थे। फॉर एग्जांपल किसी ने बना लिया यहाँ पर सर्कल बना लिया, यहाँ पर सर्कल बना लिया, कोई आ गया उसने और कुछ इस्तेमाल किया, जैसे कि उसने कुछ यहाँ पर रेक्टेंगल बनाए, कोई आ गया उसने यहाँ पर और कुछ लिखा, कोई आ गया तो उसने यहाँ पर कुछ फ्लावर्स बना लिए, ऐसे 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 ऐसे। तो दैट मीन्स अलग अलग मेथड्स यूज़ करते थे लोग इस पोट्री को डेकोरेट करने के लिए। आया समझ, ये समझ आया। पॉलीक्रोम पोट्री वाज ए रियर एंड मेनली, ये रियर था, ठीक है, ये रियर था, बहुत रियर हमें पॉलीक्रोम पोट्री देखने को मिल रही थी। एंड मेनली कंप्राइज्ड स्मॉल वासेस डेकोरेटेड विद ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, इसको डेकोरेशन की हुई थी कुछ ज्योमेट्रिक पैटर्न, सर्कल था, रेक्टेंगल था, ट्रायंगल, ऐसी शेप्स बनाई जाती थी, मोस्टली इन रेड कलर, ब्लैक कलर और ग्रीन कलर। ये डायग्राम्स, इसके ऊपर पैटर्न जो बनाए जाते थे वो ब्लैक कलर की भी थी, रेड कलर भी थी, ग्रीन कलर भी थी, और लेस फ्रीक्वेंटली इन वाइट एंड येलो। वाइट और येलो का कलर ये बहुत कम इस्तेमाल करते थे इनको, जो है ऊपर कुछ पैटर्न्स बनाने के लिए, कुछ डिज़ाइन अगर उनको बनाने होते हैं। द कलर स्कीम अडॉप्टेड फॉर पेंटिंग वाज लाइट ब्लैक, जो कलर स्कीम का इस्तेमाल जो होता था वो लाइट ब्लैक का इस्तेमाल होता था। चॉकलेट या लाइट रेड कलर जो होता था इसका इस्तेमाल किया जाता था बैकग्राउंड में, ठीक है, या ग्रीन बफ। आया समझिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल रही होगी। द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज़ टू, जो शुरुआत हुई थी आइडल्स का की वर्शिप करना, इज़ टू बी कंसिडर्ड इन, ये कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ये हमें प्री आर्यंस में, दैट बिकॉज यहाँ पर जो भी ऑप्शंस हैं प्री आर्यन से हमें पता चलता है कि आइडल्स की वर्शिप शुरू हो गई थी प्री आर्यन से। द प्री आर्यन पीरियड कंसिडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप, आइडल्स की वर्शिप करना वो आर्यन से शुरू हुआ था, प्री आर्यन से। आइडल वर्शिप वाज प्रेवलेंट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, आइडल वर्शिप जो थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी देखने को मिल रहा था। एंड इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द कॉइन्स डिस्कवर्ड फ्रॉम मोहनजोदारो, जो हमने मोहनजोदारो से कॉइन्स मिल रही थी उससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर आइडल वर्शिप इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रेवलेंट थी, देखने को मिल रहा था। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर हो रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये बेस्ट वे होता है रिवीजन करने का अगर आपने पहले पढ़ा होगा।
ठीक है। और इवन दो कि अगर आपने पहले पढ़ा भी नहीं है बट आपका सारा अच्छा खासा रिवीजन हो रहा है, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन याद आ जाएगी। ठीक है। 19 कौन सा क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, एक सेकंड, क्वेश्चन मैंने पढ़ा था 15, मुझे 16 पे जाना है। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन इसी के साथ है, हैविंग ए सील ऑफ गॉड दे प्रोबेबली वर्शिप्ड मदर गॉडेस। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे ये किसको ये कर रहे थे, मदर गॉडेस को, और फीमेल डाइटीज, मेल और फीमेल डाइटीज को भी वर्शिप करते। क्वेश्चन आपका बनेगा, क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो वर्शिप करते थे मेल डाइटी को या फीमेल डाइटी, या किसी को भी नहीं, आपको बोला मेल को भी और फीमेल को भी, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा प्रोटो शिवा, आपको देखने को मिलेगा पाशुपति वाली सील, आपको मदर गॉडेस वाली सील देखने को मिलेगी। ये मदर गॉडेस को क्या कर रही थी, प्रे कर रहे थे। अब ये देखो आईएएस में क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट रिप्रेजेंट ऑन सील्स एंड टेराकोटा ऑफ द हरप्पन। सील्स मैंने आपको पहले बोला, सील्स बनाई जाती थी, टेराकोटा आर्ट का मतलब जो कुछ चीज़ें बनाई जाती थी, ठीक है, मिट्टी के, फिर उसको आग में रखा जाता था, वो होते टेराकोटा आर्ट ऑफ हरप्पन। कौन सा एनिमल नहीं देखना, क्योंकि सील्स के ऊपर मैंने पहले बोला था एनिमल्स बनाते थे, कौन सा एनिमल था, काऊ यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला। मतलब ये पता चलता कि ये काऊ के बारे में नहीं जानते थे, यहाँ पर काऊ को डोमेस्टिकेट नहीं किया जाता। बाकी इनके पास रिनोसिरास भी था, जिसको रिनो बोला जाता, एलिफेंट भी था, टाइगर भी था, ये आपको पता होना चाहिए। द पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट्स, रिनोसिरास, टाइगर, देखो डियर, शीप के हर्ड्स होते थे इनके पास, आर डिपिक्टेड ऑन द सील्स, ये हमें सील से पता चलता है, और टेराकोटा जो आर्ट इनके पास था वहाँ से पता चलता है। बट द काउ वाज नॉट डिपिक्टेड ऑन द सील, सील्स के ऊपर हमें काउ के बारे में पता नहीं चल रहा था, एंड टेराकोटा आर्ट के ऊपर भी हमें ये पता नहीं चल रहा था काउ के बारे में। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया गया है, मैच लिस्ट फर्स्ट और उसके बाद लिस्ट सेकंड, कुछ एंशिएंट साइट्स दी गई है और कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, आपको बोलना है कौन सा करेक्ट है, ये यहाँ पर आपको बताना है, मतलब मैच करना है आपको लिस्ट फर्स्ट को किसके साथ, लिस्ट सेकंड के साथ। ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर देखेंगे लोथल में आपको डॉक यार्ड देखने को मिलेगा, ये ऑलरेडी 50 एग्जाम्स में अभी तक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो होता है आर्ट एंड कल्चर का, वो यही होता है डॉक यार्ड कहाँ पर आपको देखने को मिला, आपको मना लोथल में डॉक यार्ड है, याद रखना, ये बनाया होता है ब्रिक्स का। तो डॉक यार्ड सबसे पहले ए का ऑप्शन क्या है, सेकंड, ए को या तो ये ऑप्शन होगा सेकंड और कहीं पर, हाँ दैट मीन्स यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है या तो ऑप्शन सेकंड या तो ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पर फर्स्ट है, मतलब ये है कि बी काली बैंगन का आंसर जो है दैट इज फर्स्ट है। अब डिसाइड होगा धोलावीरा की बात करें और बानावाली की बात करेंगे। अब कहाँ पर क्या होता है, टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लो, हमारे पास क्या है, एक रेप्लिका होता है प्लो का, प्लो हम करते हैं ना प्लो, अरे जिससे ज़मीन हम खोदते हम नहीं बोलते, जिसको हल चलाना ज़मीन के ऊपर, जो टेराकोटा रेप्लिका, एक टेराकोटा बनाया गया था जो कि प्लो दिखा रहा था। एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज्ड साइंस ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट, हरप्पन स्क्रिप्ट कहाँ पर देखने को मिल रहा था, और यहाँ पर हमें प्लो रेप्लिका कहाँ पर देखने को मिल रहा था, हमें मिल रहा था प्लो रेप्लिका हमें देखने को मिल रहा था, हमें देखने को मिल रहा था 4 सी को 4, दैट धोलावीरा में हमें हरप्पा के स्क्रिप्ट्स देखने को मिल रहे थे, और बानावाली में हमें क्या देखने को मिला, प्लो देखने को मिल रहा था इसका रेप्लिका टेराकोटा के। लेकिन ये भी आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर देखो, यहाँ से हमें कितनी इन्फॉर्मेशन और मिलती है जो आपको टिप्स पे होना चाहिए, जैसे कि द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ हरप्पन पोर्ट टाउन ऑफ लोथल, जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो है हरप्पा का एक टाउन होता था जिसको पोर्ट टाउन बोलते हैं, उसका नाम है लोथल, आर लोकेटेड अलोंग द, किस रिवर के ऊपर, आपको बोलना है ये लोथल जो था ये रिवर बोगावा रिवर के ऊपर था, ए ट्राइब्यूटरी ऑफ साबरमती, ये बोगा रिवर जो था, बोगावा रिवर जो था ये साबरमती की ट्राइब्यूटरी थी, ठीक है। इन द गल्फ ऑफ कैम्बे, जो आपको गुजरात में देखने को मिलता है। देखो ज्योग्राफी कितना इस्तेमाल होता है हिस्ट्री को पढ़ने में, जब तक आपको रिवर्स पता नहीं होगा, ट्राइब्यूटरी दिमाग में नहीं होगी, जब तक आपको गल्फ पता नहीं होगा, गल्फ ऑफ कैम्बे पता नहीं होगा कहाँ पर लोकेटेड, तब तक आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे और आपको समझ में नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी डेप्थ वाली। फिर काली बैंगन, अब यहाँ पर बैंगन नहीं होते थे, इसका नाम दिया काली बैंगन। दूसरा टाउन हमारे पास काली बैंगन टाउन इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गागरा, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया, काली बैंगन रिवर जो है, काली बैंगन टाउन किस रिवर के ऊपर है, गागरा रिवर के ऊपर, और यहाँ पर आप लिखोगे यहाँ सरस्वती रिवर भी इसने लिखा है, ठीक है। कहाँ पर, राजस्थान में काली बैंगन राजस्थान में, लोथल आपको याद रखना ये गुजरात में, क्योंकि इसने बोला भी है यहाँ पर गल्फ ऑफ कैम्बे, एक्चुअली गल्फ ऑफ कैम्बे गुजरात में है। काली बैंगन हैज़ गिवन द एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट प्लॉट फील्ड, काली बैंगन से हमें क्या पता चलता है,
प्लोड एग्रीकल्चर फील्ड्स के बारे में हमें पता चलता है कि एग्रीकल्चर फील्ड्स वहाँ पर प्लोइंग हमें देखने को मिल रही थी। ये काले बैंगन राजस्थान से पता चलता है। इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज्ड साइंस ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट्स, हमें 10 कम से कम 10 लार्ज साइज्ड साइंस, बड़े बड़े हमें इंडिकेशन हमें देखने को मिली। किसके बारे में? हरप्पा के स्क्रिप्ट के बारे में। ये हमें धोलावीरा में देखने को मिला। धोलावीरा भी गुजरात में ही है। आगे हम साइट्स के बारे में और भी देखेंगे, कौन सी साइट कहाँ पर है, ठीक है, ये आपको समझ आएगा। उसके बाद एक और साइट है जिसको बोला जाता है बानावाली। ये कहाँ पर है? ये हरियाणा में देखने को मिलता है। हिसार एक रीजन है हरियाणा के अंदर, वहाँ पर बानावाली साइट हमें देखने को मिला है, जहाँ पर हमने टेराकोटा के रेप्लिका ऑफ प्लो वाज फाउंड। तो क्वेश्चन क्या है? बानावाली से क्या मिला? टेराकोटा की कुछ चीज़ें बनाई गई थी ऑफ प्लो, जो कि प्लो को रिप्रेजेंट कर रहा था। और यहाँ पर आप देखो काली बैंगन से हमें प्लोड एग्रीकल्चर फील्ड, ये अलग और ये अलग है। ये टेराकोटा था, टेराकोटा का एक प्लो हमें देखने को मिला था। यहाँ पर प्लोड एग्रीकल्चर फील्ड हमें देखने को मिलता था। इस तरीके से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर इन विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन सिटीज फारोज ऑफ प्लोड फील्ड हैव बीन फाउंड। फारोज का मतलब फारिंग एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाता है, कुछ ऐसे आ जाता है और कुछ ऐसे आ जाता है। इसको फारोज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ से ये थोड़ा सा इसका जो स्लोप होता है थोड़ा सा, तो यहाँ से फिर प्लेन, ये साइड प्लेन हो गया, ये साइड प्लेन हो गया, फिर यहाँ से एक और स्लोप डाला जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं फारोज। जैसे आपकी उंगली है ना, उंगली है, अगर ज़रा उंगली को अपना हाथ बैक साइड से देखो, बीच में जो गैप होती है ना, ये बीच में गैप होता है, आप इसको फारोज के नाम से बोल सकते हो। बस इतना याद रखना। जैसे आपने हल चलाया है उनके ऊपर, जैसे आप एक हाथ की उंगली दूसरे हाथ की उंगली में डालो, लेकिन बैक साइड से जैसे आपने प्लो इसमें चलाया है। यही हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? ये हमें काली बैंगन में देखने को मिलता है। बस ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप देखो प्लो वाली बात जो मैंने की था, प्लो वाली काली बैंगन में, क्योंकि काली बैंगन में प्लोड एग्रीकल्चर फील्ड देखने को मिलता है, लेकिन बाना वाली में टेराकोटा प्लो का देखने को मिल रहा है। बस यहाँ पर इसलिए मैं इस चीज़ पे स्ट्रेस कर रहा हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन कहाँ से बनता है? काली बैंगन कहाँ पर है ये पता होना चाहिए, धोलावीरा कहाँ पर ये पता होना चाहिए, मोहनजोदारो पता होना चाहिए, लोथल गुजरात में, धोलावीरा गुजरात में, काली बैंगन राजस्थान में, मोहनजोदारो आपको पता है, मोहनजोदारो पाकिस्तान में। समझ में आ रही बात? ये साइट्स के बारे में पता है, बोला जाता है कौन सी साइट किस जगह पर एट प्रेजेंट है। अब जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर टेराकोटा देखो, साइट टेराकोटा प्लो। अब इसको बना हुआ, इसको काली बैंगन तो नहीं करोगे ना, यहाँ पर प्लो देखो काली बैंगन नहीं, ये गलत हो जाएगी। ये बोलता है टेराकोटा ऑफ प्लो, ठीक है, टेराकोटा था, प्लो का टेराकोटा बनाया गया था। ये बानावाली से देखने को मिला। लोथल से तो डॉकयार्ड आपको पता है, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम शायद आई थिंक धोलावीरा से, ये हम आगे पढ़ेंगे। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट जो है ए प्लोड फील्ड वाज डिस्कवर्ड एट। एक प्लो फील्ड को कहाँ पर डिस्कवर किया जाता है? आपको बोला प्लोड फील्ड आपका लोगे काली बैंगन में। देखो यहाँ पर बानावाली नहीं है, क्योंकि प्लोड फील्ड काली बैंगन से ही मिला था। मोहनजोदारो से आप अगर देखोगे, मोहनजोदारो से हमें ग्रैनरीज देखने को मिल रहे हैं। मोहनजोदारो से हमें ब्रोंज एक स्कल्पचर हमें देखने को मिलता है, ब्रोंज स्टैचू आप बोल सकते हो। हरप्पा से बहुत सारी चीज़ें हमें लोथल से तो डॉकयार्ड, पोर्ट आपको देखने को मिलेगा, जो ब्रिक्स का ऐसे ऐसे बना हुआ था, ठीक है, ब्रिक्स के शेप का ऐसे ऐसे बनाया गया था। उसके बाद हमारे पास एक और है जिसको बोलते हैं मैच को लिस्ट करना है, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ को मैचिंग करनी है। मैचिंग जब करोगे तो क्या पता चलेगा? पता यही चलेगा कि हरप्पा में क्या है। आप बोलोगे सर हरप्पा में कुछ नहीं है, फिलहाल हम लोथल को पकड़ेंगे। लोथल में डॉकयार्ड है, आप बोलोगे बी को 2 है, यहाँ तो ये ऑप्शन है, यहाँ तो ये ऑप्शन, यहाँ तो ये ठीक है, यहाँ तो ये ठीक है। आगे चेक करेंगे, यहाँ पर 1 और 1, दैट मीन्स ये 1 और 1, हमें 1 को चेक नहीं करना, क्योंकि सीमेंट्री हरप्पन में देखने को मिलती है। सीमेंट्री R37 नाम दिया गया इसको हरप्पा में। जहाँ पर भी सीमेंट आपको याद माइंड में आ जाएगा, आप हरप्पा की तरफ जाओगे। फिर आपको पता है मोहनजोदारो में, मैंने अभी बोला था मोहनजोदारो में क्या था? डांसिंग गर्ल स्टैचू। ये ब्रोंज में बनाया गया। यहाँ पर एक टेक्निक का यूज किया जाता था जिसको बोलते हैं लास्ट वैक्स टेक्निक के जरिए से बनाया गया है ब्रोंज स्कल्पचर, ठीक है। ये हो गया, तो दैट मीन्स यहाँ पर लोथल जो है डॉकयार्ड, तो हमने ये देखा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, ए को क्या है फर्स्ट है, एक सेकंड रुको, लोथल डॉकयार्ड दैट इज बी को सेकंड है, यहाँ तो ऑप्शन ए, यहाँ तो ऑप्शन डी है। ए को हरप्पा है, यहाँ पर आप देखोगे ए को यहाँ पर हरप्पा सीमेंट्री, ये ठीक है। उसके बाद मैंने मोहनजोदारो बोला कहाँ पर डांसिंग गर्ल। डी को क्या है 3 है, डी को 3 है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये तो ठीक था, ये भी ठीक था। डी को 3 है, यहाँ पर डी को 4 है, लेकिन यहाँ पर डी को 3 है। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन जो है तो ऑप्शन डी आ जाएगा। और फॉरवर्ड लैंड देखो, फॉरो
मैंने अभी बोला था फारो जो है दैट इज़ काली बैंगन में, फारो लैंड काली बैंगन में, ठीक है। देखो यहाँ पर याद रखने के लिए इतना ही सिर्फ याद रखना, हरप्पा में सीमेंट्री, लोथल में डॉकयार्ड, काली बैंगन में फारो, मौजूदार में डांसिंग गर्ल, ठीक है। DAR डार, DAN डांस, ठीक है, DA डांस, डांस डारो, इस तरीके से भी याद रखना, ये लिंक आपको चीज़ें हो रही है। उसके बाद आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन हम पकड़ेंगे फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये रिसेंटली प्री में पूछा गया था। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर इट्स एलाबोरेट सिस्टम वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग मैंने वाटर हार्वेस्ट करना मतलब जब पानी आ जाता है, फ्लड आ जाए या बारिश पड़ती है, फिर पानी ज़मीन के ऊपर गिरता है ना, उसको मैनेज करना, उसको स्टोर करना, उसको वाटर हार्वेस्ट बोलते हैं। या तो घर के ऊपर हम बनाते हैं, या तो उस पानी को किसी डग बनाते हैं, कोई खोदते हैं कोई ज़मीन के अंदर, फिर उस पानी को वहाँ पर स्टोर करते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर को मैनेज करना है, ठीक है, बाय बिल्डिंग ए सीरीज ऑफ डैम्स। ये डैम्स बना रहे थे, दैट मीन इनके माइंड में था कि जो पानी आ रहा है उसको हम डैम में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एंड चैनलाइजिंग वाटर, फिर इसी वाटर को इस्तेमाल करेंगे, रिजर्वायर के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करेंगे। मतलब जनरली आप वाटर हार्वेस्टिंग पढ़े, ज्योग्राफी करो इस्तेमाल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स पढ़ी होगी, वाटर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा होगा, डैम क्यों बनाए जाते हैं, वाटर को चैनलाइज किया जाता है, डैम में वाटर को स्टोर करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, या हम क्या करते हैं उस पानी को स्टोर करने के बाद जब जिस टाइम बारिश नहीं होती उस टाइम उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिस टाइम हमें एग्रीकल्चर लैंड को पानी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर भी कर रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन, उस पानी को इस्तेमाल कर, तभी तो एग्रीकल्चर सक्सेसफुल था। तो दैट में आप क्या बोलोगे, ये धोलावीरा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका, ये बनेगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग धोलावीरा में। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है, धोलावीरा गुजरात में, याद रखना हमेशा। रोपर होता है पंजाब में, काली बैंगन आपको पता है राजस्थान में, राखी गरी आपको, मुझे अभी याद नहीं है राखी गरी कहाँ पर है, बट आई थिंक ये भी गुजरात में ही होगी, बट स्टिल आगे हम और मिलेगा इनके इसके बारे में इंफॉर्मेशन, वो भी हम जानेंगे। धोलावीरा गुजरात में है, ये हमें बताता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और मैनेजमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। डैम्स को बिल्ड किया गया, वाटर को चैनलाइज किया गया और कनेक्ट किया गया रिजर्वायर के साथ। नेक्स्ट जो है मैच करना है, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड। देखो इंडस वैली जो आपका आर्ट एंड कल्चर है ना, और इंडस और एंशिएंट हिस्ट्री जो है, जिनको साथ में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि तब तक आर्ट एंड कल्चर समझ नहीं आता है। ये सारा आर्ट से ही क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको ज्योग्राफी को भी, आपको एंशिएंट को भी, आपको ये आर्ट एंड कल्चर को मिक्स करके पढ़ना पड़ता है, तब आपको ये समझ, खासकर हिस्ट्री में ज्योग्राफी का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। उसके बाद हड़प्पा की बात करेंगे। हड़प्पा में आपको क्या देखने को, हड़प्पा किस रिवर के ऊपर, मैंने अगर आपको याद होगा मैंने हड़प्पा बोला था आपको रिवर रावी के ऊपर, जितना अभी मुझे याद आ रहा है फिलहाल मैं इसी को पकड़ूंगा। दैट मीन्स जब मैं इसी को पकड़ूंगा, जो इन्फॉर्मेशन मुझे अभी माइंड में आ रही है वो हड़प्पा रिवर रावी के ऊपर। दैट मीन एक को सेकंड, यहाँ पर एक को ही सेकंड है, दैट मीन्स यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पर दैट मैं इसी को टिक करूँगा, तो मुझे बाकी इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। अगर मुझे पता भी नहीं है स्टिल मुझे इससे पता है। दैट मीन्स ये आप देखो कितना इंपॉर्टेंट है हड़प्पन सिविलाइजेशन। आपको कभी पाइथन के बारे में या नागार्जुनकोंडा के बारे में या हिस्तनपुर के बारे में याद नहीं रखना है। एग्जामिनर का माइंड का कैसे चल रहा है, एग्जामिनर का माइंड चल रहा है कि आपको हड़प्पा के बारे में पता होना चाहिए। अगर हड़प्पा की इन्फॉर्मेशन आपको पता है, डेफिनेटली ये भी पता होगा ये किस रिवर के आसपास है, रिवर रावी के ऊपर। आप देखो इसने यही एक चीज़ छोड़ी है यहाँ पर, बाकी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए, इनकी ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने का, क्योंकि यहाँ पर और सेकंड है ही नहीं कहीं पर। तो दैट मीन्स आप देखो इसका आंसर डी है। समझ आया, बस इतना ही याद रखो, हड़प्पा जो है वो रिवर रावी। आप नागार्जुनकोंडा को भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि नागार्जुनकोंडा क्यों है, क्योंकि नागार्जुना आपने पढ़ा होगा, पावर प्रोजेक्ट्स आपने पढ़ा होगा, वो आंध्रा वाले रीजन्स में आपको देखने को, साउथ इंडिया के रीजन्स में, और वहाँ से क्या कौन से रिवर्स फ्लो होते हैं, रिवर कृष्णा, उस तरीके से भी लिंक कर सकते, सी को 4 कर सकते थे, सी को 4, तब भी यही आंसर आ जाता था आपको। आप देखो और भी कोई 4 नहीं है, मतलब क्लू जो है वो क्लू जो है ये एग्जामिनर छोड़ देता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं, तो आप सारी चीज़ों को रट के जाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हाँ हड़प्पा है ये पता होना चाहिए आपको। देखो यहाँ पर आप पढ़ते हो पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में, नागार्जुना पावर प्रोजेक्ट एक होता है, ये आप पढ़ते हो, वो आंध्रा में होता है, जनरली आप आंध्र प्रदेश पढ़ते हो, लेकिन वहाँ से ही तो रिवर कृष्णा है, आया समझ, क्लियर, इस तरीके से ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 से फिर से मैच करना है इनको। लिस्ट फर्स्ट को देखो और लिस्ट सेकंड को। लिस्ट फर्स्ट में कुछ हड़प्पन सेटलमेंट्स हैं, कुछ हड़प्पन साइट्स हैं, ठीक है, ये सारे साइट्स होती है हड़प्पा की साइट्स, इंडस सिविलाइजेशन के साइट्स। हड़प्पन सिविलाइजेशन मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये हड़प्पा एक साइट है, काली बैंगन साइट है, लोथल साइट है, रोपर साइट है, ठीक है,
लोथल जो है गुजरात में, रोपर जो है पंजाब में, देखो इससे भी आपको पता करना है। और काली बैंगन आपको पता है राजस्थान में, हड़प्पा आपको पता है पाकिस्तान में, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट या ये क्या है आपको पता, रोपर में पंजाब अगर है, मुझे बोलो पंजाब के आसपास कौन सा रिवर है, क्या रिवर गागरा पंजाब में, क्या रिवर सतलुज पास होता है रिवर पंजाब में, मुझे ज़रा बोलो, ज़रा मुझे बोलो, थोड़ा सा अंदाज़ा करो। डी को 4 हो सकता है सर, डी को 4 हो सकता है, सपोज मैं ये और ये आंसर बोलता हूँ अगर मैं डी को पढ़, क्योंकि पंजाब में और पंजाब के थ्रू आप सतलुज बोल सकते हो रोपर वाले एरिया में। लोथल तो मैंने अभी बोला था आपको, लोथल तो रिवर रावी है, तो सी को क्या करोगे, सी को करोगे 3, सी को 3 करोगे। और कहीं पर ऐसा ऑप्शन है सी को 3 नहीं है सर, तो तब भी आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। अगर ये आपको सतलुज पता भी नहीं है तो दैट में आपका आंसर जाएगा सी आ जाएगा इसका आंसर। जब सी, सॉरी सी नहीं ए, अब देखो मैंने थोड़ा सा गलत किया, मैंने क्या बोला था, लोथल जो है रिवर रावी, दैट इज सी को 3, लोथल नहीं सॉरी हरप्पन मैंने रिवर रावी बोला था, मैं कंफ्यूज हो गया। हरप्पन मैंने रिवर रावी बोला था, हरप्पा में रिवर रावी अभी बोला था ना मैंने ऊपर, मुझे हरप्पा को करना था, ये हो गया मिस्टेक से, ठीक है। हरप्पा रिवर रावी, दैट मीन्स ए को 3, दैट मीन्स यहाँ तो ये ऑप्शन है, यहाँ तो ये ऑप्शन है। फिर मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था आपको कि रोपर जो है वो कहाँ पर है, आपको बोलना है सतलुज के आसपास। आप देखो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है, दैट मीन्स यहाँ पर आप देखो मैंने बोला था ना रोपर जनरली पंजाब में, और वहाँ से सतलुज आपको देखने को मिलेगा। जब सतलुज आपको देखने को मिलेगा रोपर के साइड में, तो दैट मीन्स ये है कि ऑप्शन ये ठीक है और ये ठीक है, तो दैट मीन्स आगे करना है चेक। आपको पता है हरप्पा तो पता है रिवर रावी, हरप्पा को 3 करो, दैट ए को 3 करो, ए को 3 यहाँ पर है, क्या यहाँ पर ए को 3 है, नहीं है सर, तो ये कैंसिल हो गया, बचा ऑप्शन ए वाला। लोथल तो आपको पता है, ये लोथल कहाँ पर है, लोथल आपका पता जो है वो है बोगावा, अभी मैंने बोला था लोथल जो बोगावा। काली बैंगन जो है ये गागर रिवर गागरा के ऊपर आपने देखने को मिलता है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारा कुछ रिवाइज हो रहा है अच्छे तरीके से, आपको कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपको इस तरीके से अगर आप चीज़ों को इन्फॉर्मेशन याद रखोगे, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ आपको एक बात, अगर आप इस तरीके से चीज़ों को पढ़ोगे, समझोगे, इन लेक्चर्स को समझोगे, एक 2 बार सुनोगे, आपको कभी हिस्ट्री जो मैं चीज़ें पढ़ाऊँगा वो हमेशा याद रखो, आपको फिर दोबारा उस टॉपिक को कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम देने जाओ, आपके सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, ये मैं खुद बोल रहा हूँ आपको। करेक्टली मैच लिस्ट फर्स्ट, विलेज और रिवर्स की बात करें, विलेज कौन सा है, ये विलेज देखो, विलेज है हरप्पा रिवर रावी के ऊपर, काली बैंगन है रिवर गागर के ऊपर, लोथल है बोगावा के ऊपर, रोपर है सतलुज के ऊपर। ग्रेट बाथ वाज फाउंड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, कहाँ से मिला ग्रेट बाथ, आप बोलोगे सर ग्रेट बाथ को रिचुअल बाथ के नाम से भी जाना जाता है, जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिल रहा है, ये कहाँ पर है सर, मोहनजोदारो में, तो मोहनजोदारो को यहाँ पर टिक करोगे, ठीक है। हरप्पा की यहाँ पर आपको पता है, काली बैंगन आपको पता है राजस्थान में है, लोथल आपको पता है गुजरात में, ये मोहनजोदारो जो है ये आपको पता है ये पाकिस्तान प्रोविंस में, और हरप्पा भी पाकिस्तान में। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन आपका बनता है कि ग्रेट बाथ जो है इसको बोला, ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जहाँ पर ये बात करते थे, रिचुअल बाथ भी बोला जाता था इसको, ठीक है। ये हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोहनजोदारो वाले साइट पे देखने को मिल रहा है, और एट प्रेजेंट वो सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में है। जो फाउंडेशन है ग्रेट बाथ की, यहाँ पर अगर इसको मेजर किया जाता है 55 मीटर ईस्ट वेस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट में जो इसकी डिस्टेंस है वो 55 मीटर, और नॉर्थ साउथ में 33, मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप में, ये ज़्यादा डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस कम है, ठीक है। उसके बाद इन द मिडल ऑफ द ग्रेट बाथ के बीच में जाओगे आप, यहाँ पर आप आ गया मैं यहाँ पर, ठीक है। द पॉन्ड मेजर ऑफ 11.8 मीटर इंटू सर, एक पॉन्ड बनाया गया जिसका मेजरमेंट कितना रखा गया, ये मैंने एक पॉन्ड बना लिया, और इसकी डेप्थ कितनी रखी गई, 2.34 मीटर इसकी डेप्थ रखी गई, आया समझ। तो बीच में पॉन्ड है, क्वेश्चन पूछेगा पॉन्ड कहाँ पर है, कॉर्नर पे है, बीच में, आपको बोलना है बीच में है। यही क्वेश्चन फिर से पूछा गया है नेक्स्ट किसी एग्जाम में। ग्रेट बाथ जो है ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट कहाँ पर पाया गया, आप बोलोगे सर मोहनजोदारो में, रोपर पहले ही मैंने बोला था पंजाब में, हरप्पा मैंने पहले ही बोला था ये पाकिस्तान प्रोविंस में, काली बैंगन मैंने पहले बोला राजस्थान में। ये बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है रिपीट करने का, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ सो आपको याद हो जाए, बस और कुछ भी नहीं, बार बार रिपीट से, क्योंकि ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है, इसको कॉन्सेप्चुअली समझाना बहुत ये होता है मुश्किल, क्योंकि जोग्राफी रिलेट करके पढ़ाना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू, ट्रू कौन सा नहीं है, ट्रू कौन सा नहीं है। देखो यहाँ पर आपके सामने आंसर्स हैं, आप, मेरा मतलब नहीं है यहाँ पर कि आप आंसर टिक करोगे, मुझे उससे मतलब ही नहीं, मेरा मतलब है आपको समझ, टॉपिक को समझाना, असली मैं आपको असली आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा हूँ पूरा। ट्रू कौन सा नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, देखो एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम, यस सर ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी फेमस थे, ये ड्रेनेज सिस्टम में, और पूरा जो है ड्रेनेज सिस्टम जो था वो पूरा राइट एंगल्स पे मिलते थे, जो मेन ड्रेन जो थी वो कनेक्ट होती थी जो
बाकी ड्रेन्स मेन ड्रेन के साथ कनेक्ट होती थी। ट्रेड एंड कॉमर्स, या ट्रेड भी करते थे ये मेसोपोटामिया के साथ करते थे, इजिप्ट के साथ करते, ये ईरान के साथ ट्रेड वेड करते थे। ट्रेड के बारे में इसके पास इंफॉर्मेशन थी। मदर गॉडेस भी मैंने आपको बोला था, ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रोटोशुआ मैंने बोला था जो कि मेल डाइटी था इनके पास। इसके बाद फीमेल डाइटी मदर गॉडेस भी देखने को थे। पीपल न्यू अबाउट आयरन के बारे में जानते थे नहीं, ये ब्रॉन्ज के बारे में जानते, ये सिल्वर के बारे में जानते, ये गोल्ड के बारे में जानते, ये कॉपर के बारे में जानते, लेकिन भाई ये आयरन के बारे में नहीं जानते थे। आई हो गए इंडस वैली सिविलाइजेशन, आई हो गए आयरन के बारे में इनको कोई भी जानकारी नहीं थी। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ए ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही बोला जाता था ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। और अगर आपको याद है मोहनजोदारो में मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था डांसिंग गर्ल, और डांसिंग गर्ल को ब्रॉन्ज से ही बनाया गया था, ठीक है, ब्रॉन्ज स्टैचू आप बोल सकते हो। वहाँ पर एक टेक्निक यूज़ की गई है जिसको बोलते हैं लास्ट वैक्स टेक्निक। वैक्स को लास्ट किया जाता था, उसमें ब्रॉन्ज डाला जाता था। पीपल ऑफ दिस एज वर नॉट फेमिलियर विथ आयरन। इन लोगों को आयरन के बारे में पता नहीं था। ड्रेनेज सिस्टम जो था ये एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था, ये नहीं कि पुअर ड्रेनेज था, एडवांस था। स्लैब था इसके ऊपर, ड्रेनेज क्लोज थी, मतलब आप सैनिटेशन की बात करो, हाइजीन इनका ये कितना ध्यान रखते थे। द ट्रेड एंड कॉमर्स वायर एडवांटेज स्टेट। ट्रेड और कॉमर्स भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से करते थे। द पीसेज ऑफ एविडेंस ऑफ बोथ इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल दैट मीन्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी करते थे और बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते थे, मेसोपोटामिया के साथ, ईरान के साथ। मैनी पीसेज ऑफ एविडेंस ऑफ वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस को भी ये वर्शिप करते थे, ठीक है, जिसको गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी के नाम से भी जाना जाता था। अगर आपने जो है स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी होगी वहाँ पर लिखा है। इसलिए फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ बीन फाउंड, इन सभी चीज़ों को देखने को मिल रहा है।